वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज अपना नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं टाइटल्ड विस्लिंग ऑफ बर्ड्स विच इज़ रिटन बाय W.H. लॉरेंस। लॉरेंस इज़ अ फेमस नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट, और ये वाला जो ऐसे है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से सर्दियों के बाद बहार की आमद को एंटिसिपेट किया जाता है। तो इस ऐसे का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले वो विंटर का सीज़न डिस्क्राइब करेंगे विद ऑल इट्स हॉरिड फीचर्स। यानी विंटर पर्टिकुलरली रिफ़र कर रहे हैं इंग्लैंड के विंटर को, जो बहुत हार्श एंड हार्ड सर्दी होती है, जिसमें फ्रॉस्ट होती है, जिसमें हर चीज़ ढक जाती है बर्फ़ की तह के साथ। उस विंटर को डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि विंटर के बाद जब बहार की आमद होती है, जब स्प्रिंग सीज़न आने वाला होता है, तो तब उस माहौल में, उस घुटन ज़दा माहौल में किस तरह से तब्दीलियाँ और रंग बिखर जाते हैं। इस ऐसे को हम एक सिंबॉलिक लेवल पर भी डील करते हैं। ये ऐसे एक बहुत सिंबॉलिक ऐसे है। सिंबॉलिक हम एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो किसी चीज़ की अलामत के तौर पे पेश की जाती है। जैसे सर्दियाँ जो हैं वो अलामत हैं घुटन की, तरक्की के रुक जाने की, और इसी तरह स्प्रिंग सीज़न जो है वो अलामत होता है जवानी की, शबाब की, रानाई की और ख़ूबसूरती की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से सिर्फ़ दो मौसम की मंजर निगारी करके राइटर ने हमें बहुत सारी अलामतें जो हैं हमारे सामने पेश की हैं। हम जैसे जैसे टेक्स्ट को पढ़ेंगे उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The frost held for many weeks until the birds were dying rapidly. Frost, जो thin film of ice है, fell for many weeks, बहुत हफ्तों तक होती रही है। Until the birds were dying rapidly, यहाँ तक कि birds बहुत तेज़ी से मरना शुरू हो गए। Everywhere in the fields and under the hedges lay the ragged remains of lapwings. जहाँ भी देखते हैं हद नज़र, फील्ड्स में, हेजेस के नीचे, हर जगह पे हमारे पास रैग्ड रिमेन्स, बची खुची लाशें जो पड़ी हुई हैं, लैपविंग्स। अब यहाँ पे बर्ड्स का जिक्र हो रहा है, बर्ड के नेम बताए जा रहे हैं। लैपविंग्स, स्टर्लिंग्स, थ्रशेस, रेड विंग्स, यानी ये तमाम टाइप के बर्ड जो इंग्लैंड में पाए जाते हैं, उनकी लाशें बिखरी हुई हैं। इन्यूमरेबल रैग्ड ब्लडी क्लॉक ऑफ बर्ड्स, इन्यूमरेबल, अनगिनत खून में लिपटे हुए उनके जो हैं ढांचे पड़े हुए हैं बर्ड्स के। When the flesh was eaten by invisible beast of prey, जहाँ पे उनका फ्लैश, उनका गोश्त जो है was eaten by invisible beast of prey, कुछ ऐसे शिकारी जानवरों ने खा लिया है जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, क्या आपने इससे पहले विंटर की इतनी हॉरिफिक पिक्चर कहीं देखी होगी, विजुअलाइज की होगी? तो देखिए, तो what do you see? ताहदे नज़र बर्फ़ फैली हुई and carcasses of blood, carcasses of birds, bodies of birds that whose flesh has been eaten. So थोड़ा सा मैंने इस सीन को ब्लर कर दिया है because it was such an eyesore इसको देखना, और ऐसी विंटर को देखना जो है it's very painful. Because it is winter season, the frost is huge, cold is unbearable, therefore the birds can't stand it and ground is littered with their dead bodies. अब यहाँ पे जो बर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, जैसे रेड विंग, इसकी पिक्चर है आपके सामने, थ्रेशीज इसको बोलते हैं, दिस इज स्टारलिंग, और ये बर्ड लैपविंग। अब इसको लैपविंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज द स्पेसिफिक फ्लटर साउंड ऑफ इट्स विंग, इट्स कॉल्ड लैपविंग। ऐसे का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही आपको बता देता है कि विंटर्स किस कदर क्रूअल पेश की गई हैं और कैसा एक हॉरिड सीन क्रिएट किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। देन क्वाइट सडनली वन मॉर्निंग द चेंज केम, और फिर एक सुबह अचानक से तब्दीली आ गई। द विंड वेंट टू द साउथ, केम ऑफ द सी, वार्म एंड सूदिंग। साउथ से आने वाली हवा जो समंदर की जानिब से आ रही थी वह वार्म, वो अचानक से थोड़ी सी गर्म महसूस हुई, एंड सूदिंग और सुकून देने वाली। इन द आफ्टरनून देयर वर लिटिल ग्लीम्स ऑफ सनशाइन, और दोपहर के वक्त
थोड़ी सी सूरज की रोशनी दिखाई दी एंड द डव्स बिगैन विदाउट इंटरवल स्लोली एंड ऑकवर्डली टू कू। और डव्स जो बर्ड थे, जो फाख्ताएँ थीं, उन्होंने विदाउट इंटरवल, बगैर किसी वक्फे के, आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑकवर्डली बिगेन टू कू, उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया। यानी उस वक्त थोड़ी सी सुबह की गर्म हवा को महसूस करके और सूरज की रोशनी महसूस करके डव्स ने दूर से आहिस्ता आहिस्ता और ऑकवर्डली चहचहाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ऑकवर्डली वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑकवर्डली का क्या मतलब है? जब एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी मिसफिट होती है किसी जगह पे। अब डव जो हैं, चूँकि वो विंटर का एक लंबा हॉरिड पीरियड गुजार कर आई हैं और आज अचानक से उनको थोड़ा सा स्प्रिंग के आसार नज़र आना शुरू हुए हैं, लिहाजा उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने चहचहाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी इस चहचहाहट में एक गैर यकीनी है, एक बेयकीनी किसी कैफियत है कि आया वो जिस बहार की आमद को महसूस कर रही हैं, क्या वो वाकई है या फिर उनकी खाम ख्याली है। लिहाजा उनके चिर्पिंग में भी आपको एक ऑकवर्डनेस नज़र आती है। द डव्स वर cooing though with a labored sound. डव्स अगरचे कि चहचहा रही थी, लेकिन विद अ लेबर्ड साउंड, एक ऐसी आवाज़ जो आप लेबर्ड, जो आप बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी तकलीफ़ दे सर्दियों का वक्त गुजारा है। एज इफ दे वर स्टिल विंटर स्टंट, और उनकी आवाज़ें ऐसे जैसे अभी तक वो विंटर स्टंट, वो सर्दियों से खौफज़दा हैं, सर्दियों से लरज़ा हैं। नेवरदलेस ऑल द आफ्टरनून दे कंटिन्यूड देयर नॉइज़ इन द माइल्ड एयर। बहरहाल तमाम सा पहर वो उस हल्की हवा में चहचहाती रहीं। बिफोर द फ्रॉस्ट हैड थॉड ऑफ द रोड, जब तक फ्रॉस्ट जो थी वो सड़कों पर से थॉड ऑफ, जब तक वहाँ से हट नहीं जाती। एट इवनिंग द विंड ब्लू जेंटली, शाम के वक्त हल्की सी हवा भी चलना शुरू हो गई। स्टिल गैदरिंग अ ब्रूजिंग क्वालिटी ऑफ फ्रॉस्ट फ्रॉम द हार्ड अर्थ, लेकिन अभी तक उसमें उस हार्ड अर्थ, वो वाली अर्थ जो बर्फ़ की तह की वजह से सख्त हो गई थी, अभी तक उनकी उस आवाज़ों में वो ब्रूजिंग क्वालिटी थी। ब्रूजिंग क्वालिटी क्या है? वो तकलीफ़ दे क्वालिटी। ब्रूजिंग होता है जब निशान पड़ जाते हैं, नील के निशान पड़ जाते हैं, ठीक है? तो उनकी आवाज़ों में अभी तक वो निशान है। निशान किस चीज़ के? उस बर्फ़बारी के, उस तकलीफ़ के असरात अभी तक उनकी आवाज़ों में मौजूद हैं। देन इन द येलो ग्लीमी सनसेट, और उसके बाद जब शाम का झुटपटा हुआ है, सूरज के ग़रूब होने के वक्त, वाइल्ड बर्ड्स बिगैन टू विसल फेंटली इन द ब्लैक थॉर्न थिकेट्स ऑफ द स्ट्रीम बॉटम्स। अब ब्लैक थॉर्न थिकेट्स किसको बोलते हैं? जो घना जंगल होता है, थिकेट जो उसकी गहराई होती है, ब्लैक थॉर्न, वहाँ पे जो जंगल की होती है वेजिटेशन, उसको ब्लैक थॉर्न बोलते हैं। विंटर सीज़न में उसकी हालत जो होती है ये आपके सामने है, लेकिन जब बाहर आती है तो ब्लैक थॉर्न थिकेट कैसे लगते हैं? इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है? तो आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसी एक हॉरिबल विंटर्स हैं कि जिसमें तमाम तरह की वेजिटेशन, ऑल द ग्रीनरी एंड कलर ऑफ अर्थ is continuously covered by whiteness and coldness of snow and that lasts for many weeks. तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तमाम लाइफ, वेदर दिस इज़ ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स और बर्ड, किस तरीके से तमाम ज़िंदगी एक स्टैंड स्टिल पॉइंट पर आ जाती है। इसी तरह अब राइटर ने बात की है स्ट्रीम बॉटम्स की, कि वहाँ वो उन स्ट्रीम बॉटम्स के किनारे पे उस ब्लैक थॉर्न थिकेट पे अब फाइनली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, इनफैक्ट बर्ड्स को रिफ़र कर रहे हैं कि वाइल्ड बर्ड्स ने किस तरीके से वहाँ पे कू करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रीम बर्ड्स, स्ट्रीम बॉटम्स जो हैं, यानी नदी के जो किनारे हैं, विंटर में ऐसे दिखते हैं, बट स्प्रिंग में उनकी लुक इज़ दिस, सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ ग्रैंड। लेकिन विंटर में ये सारी लाइफ का जो मर्कज़ है इज़ सफरिंग फ्रॉम अ ब्लॉकेज।
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि राइटर ने अब तक जो भी अपना जो है आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया है ऐसे में, वो बर्ड्स को ज़्यादा रिफ़र कर रहा है। अगर हम इसको सिंबल के तरीके से देखें तो बर्ड किस चीज़ की अलामत होते हैं? बर्ड्स कैन फ्लाई, सो दे कैन सर्व अ सिंबल ऑफ फ्लाइट, ऑफ लिबर्टी, ऑफ फ्रीडम। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो उड़ सकते हैं, मतलब वो आज़ाद हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ऊंचा उड़ना मतलब अपने बुलंद इरादे रखना, अपने बुलंद अज़म रखना और उनकी तकमील के लिए निकल पड़ना। लेकिन वो विंटर्स जो उनको नीचे ले आती है, उनको अपनी बर्फ़ की तहों में दफना देती है, उनकी आज़ादी को रोक देती है। वो किस चीज़ के सिंबल होती है? हर उस चीज़ का सिंबल, हर उस चीज़ के लिए, हर उस ग्रूसम एक्ट के लिए जो आज़ाद चीज़ों की परवान को रोक देता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इट वॉज स्टार्टलिंग, ये बड़ा हैरान कुन था, चौंका देने वाला था, एंड ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग, और खौफजदा करने वाली बात भी। आफ्टर द हेवी साइलेंस ऑफ फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट की जो इतनी दबीज़ खामोशी थी, उसके बाद जब परिंदों की हल्की फुल्की चहचहाहट सुनाई देती है तो ये चौंका भी देती है और डरा भी देती है कि अब कहीं कुछ इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं होने वाला। How could they sing at once when the ground was thickly strewn with the torn carcasses of birds? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वो किस तरह गा सकते हैं इस तरह एकदम से, जबकि ग्राउंड अभी तक परिंदों की कैरकसेस, उनकी डेड बॉडी से भरा हुआ है। Yet out of the evening came the uncertain silvery sounds. लेकिन फिर भी शाम को uncertain, जिस पे यकीन नहीं आता, silvery sounds that made one's soul start alert. ऐसे सिल्वरी साउंड्स, ऐसे नकरई आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि उससे किसी की भी रूह एकदम चौकन्ना हो जाती है, ऑलमोस्ट विद फियर, डर के मारे कि इस विंटर में ये आवाज़ें, इस विंटर का तो तकाजा ही खामोशी है, यहाँ तो बोलने पर पाबंदी है, और कुजा ये कि यहाँ पे परिंदों की चहचहाहट शुरू हो गई, तो फिर जाहिर है वहाँ पे आवाज़ें, वहाँ पे किसी की भी रूह मुहतात हो जाएगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिल्वरी साउंड्स। ठीक है, अब साउंड के साथ जो वर्ड यूज़ किया है, सिल्वरी, नकरई, खुद ही एक मंजर जो है, एक खूबसूरत, एक दिलकशी की कैफियत तारी कर देता है। दैट सिल्वरी साउंड हैज़ बीन पुट इन कंट्रास्ट विद द थिक साइलेंस ऑफ विंटर। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंट्रास्ट में, तो आप देख रहे हैं कि राइटर किस तरह से कंट्रास्ट बिल्ड कर रहा है। How could the little silver bugle sound the rally so swiftly? ये हमारे सिल्वर बगल्स जो हैं, ये उनके परिंदों के, उनके आवाज़ों की बात हो रही है। साउंड द रैली सो स्विफ्टली, वो इस पूरी वादी में इतनी नरमी से किस तरीके से बोलना शुरू कर सकते हैं? इन द सॉफ्ट एयर, इस हवा में। When the earth was yet bound, अभी तक, जबकि हमारी ज़मीन अभी तक कैद है। अब आपको पता चला कि बर्ड का जो रिफ़र कर रहे थे कि वो फ्रीडम के साथ है, लिबर्टी के साथ है, फ्लाइट के साथ है, उसके कंपैरिजन में राइटर ने क्या रखा है? अर्थ को रखा है, दैट इज़ स्टिल बाउंड, जो कि अभी तक बंधी हुई है, जो अभी तक कब्जे में है, यानी उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। Yet the birds continued their whistling rather dimly and brokenly. लेकिन फिर भी बर्ड्स ने अपनी विस्लिंग, अपनी आवाज़ें, अपनी सीटियाँ जारी रखी हैं, डिमली एंड ब्रोकनली, धीरे धीरे आवाज़ में, एंड ब्रोकनली, जब वो रुक रुक के हो रही हैं, टूटी हुई उनकी आवाज़ें हैं, क्योंकि ये बात हमें क्लियर है कि उन्होंने सर्दियों का इतना लंबा अरसा गुजारने के बाद जब अपनी बहार की आमद का ऐलान कर रहे हैं तो वो ज़रा सहमा हुआ ऐलान होगा। But throwing the threads of silver germinating noise into the air. लेकिन बहरहाल फिर भी वो अपनी आवाज़ों के साथ throwing the threads of silver, वो नकरई धागे फेंक रहे थे, जर्मिनेटिंग नॉइज़ इनटू द एयर, जो एयर में उनकी आवाज़ें जर्मिनेट कर रहे थे। अब जर्मिनेट का वर्ड जो है बेटे, ये लिंक करता है वेजिटेशन के साथ। वेजिटेशन का मतलब होता है जब हम काश्तकारी करते हैं, जब हम उगाते हैं चीज़ों को, जब हम ग्रो करते हैं थ्रू सीड। अब यहाँ पे राइटर ने एक खूबसूरत जो है हमें एग्जांपल दी है कि वो अपनी आवाज़ों के ज़रिए जो है अपनी उसके बहार के धागे बुन रहे हैं। बहार की आमद के धागे बुनना
गोया के वो बाहर के सीड्स हैं जो इस वक्त उस विंटर स्ट्रॉक अर्थ में फैला रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बाहर ग्रो करे। तो आपको पता चला कि कितना खूबसूरत इमेज है जो जहाँ पे राइटर ने बुना है आपके लिए। इट वॉज ऑलमोस्ट अ पेन टू रियलाइज सो स्विफ्टली द न्यू वर्ल्ड। ये रियलाइज़ करना इंतहाई तकलीफ़ दे मैटर है कि किस तरीके से एक नई दुनिया जो है वो इतनी तेज़ी से आ रही है। अब आगे उसने एक फ्रेंच कोट जो है वो लिखी है, ले मॉन्ड ich mocht vive le monde। अब इसका क्या मतलब होता है इस फ्रेंच में स्टेटमेंट का? ले मॉन्ड ich mocht everybody is dead, vive le monde, long live dead। But the birds omitted even first part of the announcement। अब बर्ड के अनाउंसमेंट से लग रहा है कि जैसे वो ये बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस अनाउंसमेंट का फर्स्ट पार्ट ओमिट कर दिया है जिसमें था कि एवरीबॉडी इज़ डेड, लिमॉन एक मॉक्ड। ये बात उन्होंने नहीं की, लेकिन सुनाई ऐसा दे रहा है जैसे बर्ड्स कह रहे हैं वेव लिमॉन लॉन्ग लिव डेड। यानी वो तमाम बर्ड्स, उनके कंपेनियंस, उनके पेयर्स जो इस तलख सर्दी को बर्दाश्त ना करते हुए अपनी जानें दे चुके, वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। Their cry was only a faint, blind, fecund wave। और उनकी जो आवाज़ें हैं, बर्ड्स का जो शोर है, वो सिर्फ एक फेंट, एक हल्का सा ब्लाइंड फेकंड वेव, वो एक उनका रिवाइवल है। फेकंड बोलती है एक ऐसी चीज़ को जो जरखेज़ होती है, जिसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो नई वेजिटेशन को कल्टीवेट कर सके, किसी चीज़ को उगा सके। तो इतनी ज़्यादा सर्दियों के बावजूद जिस तरीके से वो लॉन्ग लिव कर रहे हैं अपने उन तमाम डेड कंपेनियंस को, इसका मतलब कि अभी तक उनकी उन लागर आवाज़ों में एक नई ज़िंदगी को जन्म देने की ताबनाकी मौजूद है जो नज़र आ रही है। सो देयर इज़ अनदर वर्ल्ड, द विंटर इज़ गॉन। अब एक नई दुनिया शुरू हो चुकी है, विंटर जा चुकी है। देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑफ स्प्रिंग। अब बाहर की एक नई दुनिया है। द वॉइस ऑफ द टर्टल इज़ हर्ड इन द लैंड। अब ज़मीन में टर्टल की आवाज़ भी सुनाई देने लग गई। बट द फ्लैश श्रिंक्स फ्रॉम सो सडन ट्रांजिशन। लेकिन अभी तक इतनी तेज़ी से होने वाली ट्रांजिशन, तब्दीली से हम एक दफ़ा डर जाते हैं। फ्लैश श्रिंक्स, बदन सुकड़ जाता है डर से। श्योरली द कॉल इज़ प्रीमेच्योर। यकीनी तौर पे ये जो बाहर की आमद का ऐलान है, प्रीमेच्योर, ऐसा लगता है जैसे वक्त से पहले हो गया है। While the clouds are still frozen, जबकि अभी तक तमाम चीज़ें फ्रोज़न हैं। The ground is littered with the remains of wings, और ग्राउंड अभी तक परों से भरा हुआ है, परिंदों के परों से। Yet we have no choice, लेकिन फिर भी हमारी मर्जी नहीं है। In the bottoms of impenetrable blackthorn, each evening and morning, new out flickers a whistling of birds। तो ये जो ब्लैक थॉर्न है, इनकी बॉटम्स में हर सुबह और शाम हमें नए परिंदों के गोल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। Where does it come from, the song? After so long a cruelty, how can they make it up so quickly? अब दोबारा से वही राइटर की अनसर्टन फीलिंग जो है डोमिनेट कर जाती हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद, इतनी लंबी क्रूअलिटी सहने के बाद वो इतनी जल्दी गाने कैसे गा सकते हैं। बट इट बबल्स थ्रू देम। बबल्स का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपके मुंह से निकलती है इनवॉलेंटरली, आपकी मर्ज़ी के बगैर, बट इट बबल्स थ्रू देम। लेकिन ये नगमे उनके मुंह से निकल रहे हैं। दे आर लाइक लिटिल वेल हेड्स, लिटिल फाउंटेन हेड्स व्हेन द स्प्रिंग ट्रिकल्स एंड बबल्स फोर्थ। अब उन बर्ड्स का कितना खूबसूरत कंपैरिजन किया गया है कि वो हैं छोटे छोटे, किसी कुएं के छोटे छोटे ओपनिंग के जैसे, या किसी फाउंटेन की ओपनिंग के जैसे, कि जब पानी का एकदम रश आता है, थ्रश ऑफ वाटर आता है, तो फूट के पानी उसमें से बाहर निकलता है, उस कुएं में से पानी उबल के बाहर आता है। ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं है परिंदों के नगमे गाने में। ये नगमे तो उबल के बाहर आ रहे हैं उनके मुंह से। इट इज़ नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग, ये वो खुद नहीं कर रहे। इन देयर थ्रोट्स द न्यू लाइफ डिस्टिल्स इटसेल्फ इनटू साउंड। उनके गलों में नई ज़िंदगी अपने आप को आवाज़ों में तब्दील कर रही है। तो आपने देखा कि विंटर यहाँ पे किस चीज़ की सिंबल आ रही है? खामोशी की, साइलेंस की, पेन, टॉर्चर, क्रूअलिटी की,
और इनफैक्ट डेथ की। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं, जो फीचर होते हैं डेथ के। बट ऑन द अदर हैंड स्प्रिंग सिम्बलाइजेज साउंड्स, लाइफ, वाइटैलिटी। बाहर की आमद के साथ क्या होता है? आवाज़ें आती हैं, रंग आते हैं, हमें लाइफ नज़र आती है, हमें हर चीज़ में रानाई नज़र आती है। यानी विंटर रिप्रेजेंट कर रही है डेथ को, जबकि स्प्रिंग रिप्रेजेंट करी है लाइफ को। तब आपको पता चला कि ये मौसमों की तकसीम जो है राइटर के हिसाब से एक और माने भी लेकर आ रही है, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के बारे में भी है। अब जिस तरह से राइटर बार बार ये कह रहा है ना कि हमारी मर्ज़ी नहीं, हमारा ज़ोर नहीं, तो ये चीज़ उसी को रिफ़र कर रही है कि लाइफ और डेथ इन दोनों पे हमारा इख्तियार नहीं है। It is the rising of silvery sap of a new summer, gurgling itself forth. तो ये राइजिंग है, ये इब्तदा है एक नई समर के, सिल्वरी सैप। अब ये कलर्स जो हैं, अब सिल्वर कलर रिप्रेजेंट कर रहा है रानाई को, खूबसूरती को, रिफ्लेक्टिंग कलर है, तो दिलकशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गगलिंग इट सेल्फ फोर्थ। अब गगलिंग का वर्ड कब यूज़ होता है? जब किसी चश्मे में से पानी उबल के बाहर आता है, जब फूट के बाहर आता है और पूरी बंजर ज़मीन को तर कर देता है। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह उस स्प्रिंग की बात हो रही है कि ये जो अचानक से स्प्रिंग आई है, ये ऐसे ही है जैसे किसी चश्मे में से पानी निकल के एक बंजर ज़मीन को सैराब कर रहा है। इसी तरह ये अचानक आ देने वाली बहार सर्दियों के इस जुल्म को एकदम से काबू पा लेगी। All the time, whilst earth lay choked and killed and winter mortified, the deep and the springs were quiet. तमाम वक्त जब ज़मीन थी चोक्ड, जब ज़मीन का गला घोंट दिया गया था, मार दिया गया था, उसको सर्दियों ने अपनी लपेट में ले लिया था। द डीप एंड द स्प्रिंग्स वर क्वाइट, तो उस वक्त वो चश्मे खामोश थे। They only wait for the ponderous encumbrance of the old order to give way. लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे ponderous encumbrance कि कब अब एक नए हमला आवर होते हैं। ponderous जो सोच विचार करके हमला आवर होंगे, ओल्ड ऑर्डर पुराने निज़ाम के, कि वो अपना रास्ता लें, yield in the thaw, और वो इस सर्दी को yield in, उस पर काबू पा लें। and there they are, और वो आ चुके हैं। a silver ram at once, एक नकरई हमारा जो सल्तनत है वो वापस आ चुकी है। जितने अरसे यहाँ पर सर्दियों की हुक्मरानी रही है, ये पानी के चश्मे खामोश क्यों रहे हैं? क्योंकि वो उस पुराने निज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि इस कायनात में हमेशा से लागू है कि एक मौसम के बाद दूसरा मौसम ज़रूर आता है, कि मौसम ज़रूर बदलते हैं। तो वो सिर्फ अपना वक्त आने का इंतज़ार कर रहे थे कि जिस वक्त उनका वक्त आएगा उस वक्त फिर हर जगह उन्हीं की हुक्मरानी होगी। Under the surge of ruin, unmitigated winter, lies the silver potentiality of all blossom. Under the surge of ruin, इस तबाही के नीचे, unmitigated winter, वो विंटर जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, उसके नीचे lies the silver potentiality of all blossom. वहाँ पर तमाम ब्लॉसम, तमाम शगुफ़ों की जो उनकी पोटेंशियलिटी है, उनकी हरारत, उनकी जान, उनकी ज़िंदगी उसी तरह बाकी है। यानी बहार ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि बहार के ऊपर सर्दी ने अपनी हुक्मरानी की तह बिछा दी और इसी तरह ज़िंदगी को मौत ने आ घेरा। लेकिन इन चीज़ों के नीचे ज़िंदगी, रानाई और दिलकशी उसी तरह बाकी हैं जो अपने वक्त का इंतज़ार कर रही हैं। One day the black tide must bend itself and fade back. तो ये जो एक सियाह लहर आई है, एक दिन ये खुद को लपेट भी लेगी और ख़त्म भी हो जाएगी। Then all suddenly appears the crocus hovering triumphant in the rear, and we know the order has changed. और फिर जो अचानक से हमें नज़र आएगा वो हमें crocus नज़र आएंगे। अब crocus जो हैं ये वेजिटेशन है, ट्रीज़ हैं, जिनके बीज जो हैं वो हम देखेंगे कि वो हर तरफ चार तरफ उड़ रहे हैं। एंड वी नो द ऑर्डर हैज़ चेंज्ड, और तब हमें पता चल जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब सर्दी की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है, अब टेरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। देयर इज़ अ न्यू रिजाइम, साउंड ऑफ अ न्यू वेव, और अब एक नई सल्तनत है, एक नई रियासत है, और हर जहाँ पे आवाज़ें आएंगी लॉन्ग लिव, यानी डेथ की आवाज़ें रिप्लेस हो जाएंगी लाइफ की आवाज़ों के साथ।
तो बेटे आज हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे। इतना पार्ट पढ़कर आपको पता चला कि इसमें राइटर ने सिर्फ आपको विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न की ही तर्जुमानी नहीं की है, बल्कि इन लफ्ज़ों के नीचे बड़े गहरे मतलब छुपे हुए हैं कि विंटर रिप्रेजेंट कर रही है डिस्ट्रक्शन को, डेथ को, टॉर्चर को, जबकि स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है लाइफ को, लग्जरी को, एन्जॉयमेंट को, फ्रीडम को, लिबर्टी को, और वो सारे पैरामीटर्स जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, स्प्रिंग उसको रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा व्यू पॉइंट जो राइटर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है वो ये कि कोई भी ऑर्डर हमेशा नहीं रहता, और एपेरेंटली ऐसा लगता है कि अगर एक रिजाइम चल रहा है तो दूसरा रिजाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। अगर विंटर मौजूद है उसका ये मतलब नहीं कि विंटर के नीचे उसकी दबेस तहों में बहार नहीं छुपी। बहार वहाँ पे मौजूद है, वो सिर्फ अपनी आमद के लिए असल वक्त का इंतज़ार कर रही है। तो यही व्यू पॉइंट है जो राइटर बताना चाह रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, चीज़ें बदलती हैं। एक रिजाइम के बाद दूसरे रिजाइम का आना जो है वो एक नागुज़ीर नेचुरल अमल है जिसने होके रहना होता है। तो अगरचे वो अनसर्टेन है, वो थोड़ा सा डाउटफुल है परिंदों के चहचहाने पे, गर्म हवा के चलने पे, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिसने होके रहना है, जिसने अपने आप को साबित करके रहना है। तो वो अनसर्टन है, लेकिन फिर भी उसका दिल ना चाहते हुए भी परिंदों के उन नगमों के साथ झूमने को चाहता है। ठीक है बेटे, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट की तरफ। आपने इसका एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि हाउ हैज़ द राइटर प्रेजेंटेड विंटर इन दिस एसे। राइटर ने इस एसे में विंटर की तस्वीर किस तरह खींची है। इसका आंसर आप अपनी बुक से जो भी आपके पास आपका हेल्पिंग मटेरियल है वहाँ से आप याद करेंगे, और उम्मीद है कि इस ऐसे को इतना पार्ट को समझने के बाद आपको विंटर को डिस्क्राइब करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।